CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा। मुलाकात के लिए गौस मोहम्मद वाला में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। मोहसिन शाहनवाज रांझा से बातचीत हुई। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांग लेंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो उसकी ज़िद है वो पाकिस्तान को, उसकी अपनी हुकूमत को, उसकी अपनी जमात को, उसकी अपनी शख्सियत को, उसके अपने ख़ानदान को जहाँ तक ले गई है, अगर अपनी गलती मान लेता तो आज अपने इस ख़ानदान को, अपनी पार्टी को, अपनी माजी की हुकूमतों को बचा लेता। लेकिन वो एक ज़िद्दी शख्स है, उसको सियासतदान नहीं है। वो एक ज़िद के ऊपर जब आता है तो मुल्क का भी तबाही कर गया, मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर गया। ज़िद के ऊपर अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब। 9 मई वाक़े के बाद जो PTI के रहनुमाओं और सियासी कारकुनों के साथ सलूक किया गया, बतौर सियासी रहनुमा आप उसको किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जो इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो नहीं इन्वॉल्व उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो बेगुनाह बच्चे और औरतें अगर इसके बीच में, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गुनाहगार ख़वातीन भी हैं, क्योंकि सियासत में ख़वातीन अपना हक़ भी मांगती है, रोल भी है उनका, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। माफ़ी अगर देने पे आएँ तो ख़वातीन के साथ कुछ नरमी वाला मामला देख लें। ख़वातीन जज्बाती होती हैं, जज्बात में आके कदम उठा लेती हैं। नहीं पता था कि इमरान ने जिस तरह वरगला के इन सारे तहरीक इंसाफ के लोगों को वो लेके गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मुलव्वस लोग हैं उनके साथ गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और जो बेगुनाह हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। PTI वाले कहते हैं कि उनके 10,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, उनमें से कई लोग मारे जा चुके हैं और जो ख़वातीन हैं उनके साथ जेलों में बड़ा ही नारवा सलूक किया गया। देखें, ये तो बहुत PTI वाले इस मामले में बहुत चैम्पियन है। प्रोपोगेंडा करना, सोशल मीडिया पे गलत क्लिप बनाने और उनको वायरल करना और गलत ख़बरें फैलानी, इसमें तो वो चैम्पियन है। तो मेरे पास यहाँ पे PTI का जो बंदा है वो कैंपेन भी कर रहा था, तो उसके लोग भी कैंपेन कर रहे थे, खुलेआम इजाज़त थी कैंपेन करने की। कैंडिडेट 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस था। इसके बावजूद उसके कागजात नामज़दगी मंजूर भी हुए, उसके दोस्तों साथियों को काम करने की इजाज़त भी दी गई, कारकुनान ने कैंपेन की, वोट मांगे, जलसे किए, तो क्या ज़्यादती हुई? ये जो आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि डिजिटल मीडिया पर पाक फ़ौज के जो अफसरान हैं उनका नाम लेके उनकी किरदार कुशी की जाती है, शुहदा का मजाक उड़ाया जाता है, या आला अदलिया के जो जजेज़ हैं बाज़ लोग उन पर खुलेआम तनकीद कर रहे हैं और बाज़ लोग उनके हक़ में ट्रेंड ला रहे हैं। तो ये जो एक नया एक ट्रेंड शुरू हो गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आज हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वजह है ये इसी वजह से है, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी मसले मसाइल होते हैं, हमारे भी मसले मसाइल थे। हमारा भी 2018 से 22 का दौर को अच्छा नहीं गुज़रा। मेरे पे भी पर्चे हुए, मुकदमात हुए, मेरे वालिद साहब 8 महीने ज़मानत पे रहे। मैं भी कुछ अरसा आगे पीछे रहा, फिर मैंने ज़मानतें कराई हाई कोर्ट से, मेरे भी केस बनाए। लेकिन मैंने, ठीक है, हमारा बाजवा साहब से, फैज़ साहब से जो इख्तलाफ था वो अपनी जगह, लेकिन अदारे के ऊपर हमने हमला नहीं, शहीदों के ऊपर या सरहदों की हिफाजत के ऊपर या उनकी दफाई सलाहियतों के ऊपर हमने कभी बात नहीं की। वो एक अलहदा मामला। 1-2 शख्सियात से आपको इतराज़ हो सकता है, उन शख्सियात के बारे में आप कर लें। लेकिन ये भी आपको बताऊँ कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आर्मी है। ये गलतफहमी है किसी को कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ऐसी अलहदा शख्सियत है। नहीं, जब तक वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुर्सी पर बैठा है वो फ़ौज है, क्योंकि फ़ौज का जो भी फ़ैसला है वो उसकी कलम से होता है। तो इसलिए चाहे चीफ़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना इमरान खान की तरफ से बीवी को जहर दे रहा है, अब देखें ये कोई बात है करने वाली? महंगाई से आम आवाम का जीना महाल हो चुका है, आपकी हुकूमत इसके लिए क्या इक़दाम कर रही है कि महंगाई कम हो जाए? मैं सुबह अपने वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था,
तो काश्तकारों के मसाइल तो बड़े हैं, ख़ास तौर पे गंदम पे बड़े। मेरी अपनी भी गंदम पड़ी हुई थी। आपकी गंदम भी नहीं खरीदी जा रही? देखिए हम भी अवाम में शामिल हैं, मेरिट हो रहा है, हमारी हुकूमत तो मेरिट कर रही है। तो वो ढेर लगा हुआ था गंदम का, तो वाले साहब को मैं कह रहा था रोटी सस्ती हो गई, तो 15 रुपए की रोटी हो गई। अब कहाँ पे ये चली गई थी 20-22 रुपए पे, 15 पे आ गई। तो अगर जिस तरीके से ये गंदम वाला हुआ है तो ये रोटी भी इंशाल्लाह और सस्ती आपको होगी। और किसान का चले, हमारा तो किसानों का नुकसान हुआ है, इस पर हुकूमत अब अपना लायमल बना रही है कि छोटे किसानों को सोलर के जो होते हैं ट्यूबवेल्स वगैरह वो दिए जाएं, डीएपी में सस्ती खाद सस्ती होगी आपकी, यूरिया काफ़ी सस्ती हुई है। तो ये तो महंगाई में थोड़े से ज़राअत की बात करो, ओवरऑल आपकी फूड प्राइसेस जितनी भी हैं, घी हो गया, आटा हो गया, प्याज हो गया, खाने पीने की शायद ये नीचे आ रही हैं। और ये एक दिन महंगाई में तो कमी वाक़या हो रही, आम आदमी मान भी रहा है। थोड़ा बहुत हमारे साथ ये किसानों वाला जो इशू है, इसमें किसान अफेक्ट हुए हैं, वो एक थोड़ा बहुत इशू हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जो नीचे आम आवाम है उसको तो बेनिफिट जो है वो दिन ब दिन मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ, महंगाई में कमी है। आप बाज़ारों में जाएँ, प्याज का जो पहले रेट था, आज जो प्याज का रेट है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी तरह आटे में और बाकी जो अशिया हैं उनमें भी कमी वाक़या हुई है। मरियम नवाज साहबा ने तो इलेक्शन से पहले बिजली फ्री देने का वादा किया था, और अब फ्री देना दूर की बात, उन्होंने तो मज़ीद महंगी कर दी है। देखिए जी, बिजली जो है वो तो वफाकी हुकूमत का मसला है, और ये मसला एक ऐसा है कि इसका एक बैगेज है। ये बैगेज जब भी पीछे से कोई हुकूमत आती है, वो बैगेज ट्रांसफ़र होता है अगली हुकूमत के हाथ में, फिर उस बैगेज के लिए उसको इल्ज़ाम दे ठहराया जाता है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसी के ऊपर काम कर रही है। अभी देखिए इलेक्शन को हुए 3-4 महीने हुए, तो 6 महीने में तो या साल में तो जहाज़ जो है ना वो रनवे के ऊपर, हुकूमत किसी भी नई हुकूमत का वो टेक ऑफ नहीं करता, वो टैक्सी कर रहा होता है, फिर रहा होता है। तो अभी तो वो हुकूमत का जो जहाज़ है वो लॉन्च भी नहीं हुआ, अभी लॉन्चिंग पैड जो है वो तैयार हो रहा है। लॉन्चिंग पैड तैयार होने में मरीम नवाज़ ने जो डिलीवर किया है एज अ चीफ़ मिनिस्टर, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं। क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को और मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ को रिप्लेस कर सकते हैं? नवाज़ शरीफ साहब का जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा, वो वन ऑफ हिज ओन काइंड है। उनका जो पॉपुलैरिटी है वो तो इन द मैसेज, वो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी चैलेंज है इन सब के लिए, शहबाज साहब के लिए नवाज़ शरीफ साहब जैसा परफॉर्मेंस करना, इन्वेस्टमेंट्स लाना, उनके लिए चैलेंज है और मेहनत भी कर रहे हैं। मरीम नवाज़ के लिए शहबाज शरीफ साहब जैसा पंजाब में परफॉर्म करना भी एक चैलेंज है, मेहनत भी वो कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह करे ये उनसे बेहतर हो जाएं, ताकि गाड़ी का जो एक मॉडल होता है उससे अगला मॉडल बेहतर होना चाहिए। तो ये अल्लाह करे उनसे भी बेहतर काम करें, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें और कामयाब हों। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उनको शहबाज स्पीड कहा जाता था, तो क्या मरियम नवाज़ उस स्पीड में इजाफा कर सकती हैं? देखिए मैंने आपको ये एक मिसाल दी ना, आप उनके विज़िट्स निकाल के देख लें, उनके दिन के जो परफॉर्मेंसेस हैं, आना जाना, लोगों को मिलना, इश्यूज़ को हेड ऑन लेना, इश्यूज़ को ख़ुद अपने हाथ से रिजॉल्व करना, इशू को हल करने के लिए जहाँ पे इशू है वहाँ पे चले जाना, ये सब चीज़ें वही हैं जो शहबाज स्पीड के फैक्टर्स थे। अब मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें काम आवाम को भी, पब्लिक को भी दिखा रही हैं कि काम करना। अभी बजट आएगा, नेक्स्ट बजट पे भी आपको पता लगेगा कि उनका सही फोकस उन एरियाज़ पे है जहाँ पे आवाम को ज़रूरत है रिलीफ की। तो मैं ये समझता हूँ कि मरीम साहिबा जो हैं, जो उनकी अभी तक स्पीड है, रफ्तार है, जितने वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस कर बैठी हैं और जितने प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे तेज़ी से काम शुरू हुआ है, तो मेरा ये ख्याल है और दुआ भी है कि अल्लाह करे वो बेहतर करे, माजी के हमारे लीडर्स हैं उनसे भी ज़्यादा वो बेहतर परफॉर्म करें। नवाज शरीफ साहब तो जब से वतन वापस आए हैं बिल्कुल खामोश हो गए हैं, तो जो उनका बयानिया लंदन में था वो यहाँ आकर तब्दील हो गया। देखिए नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अगर अभी कोई एक्टिवली सियासत करेंगे, आगे आएंगे, तो गवर्नमेंट जो है ना चला रहे मरीम साहब और शहबाज साहब, इनका जो मैं ये समझता हूँ कि अभी नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश है कि इनसे काम लें कि ये डिलीवर करें। नवाज शरीफ साहब अभी बयानिए को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन, मुल्क की तरक्की, अभी चाइना भी गए और ज़ाती तौर पे लोगों को उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए सी पैक में जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाने,
ज़ाती पर्सनल कैपेसिटी वहाँ पे चाइनीज़ के साथ उन्होंने बात की है कि आप जो सेकंड फेज़ आपने सी पैक का शुरू करना था आप उसको स्टार्ट करवाएं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अभी आवाम को रिलीफ देने पे, देखें भले अच्छा ना लगा हो कुछ लोगों को नवाज़ शरीफ साहब का तंदूर पे जाना, लेकिन ये यहाँ से आपको एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि वो कितना उनका कंसर्न है। क्योंकि देखें बयानिए ये चीज़ें चलती रहेंगी, इन सबसे बड़ा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है। खान साहब की ऐसी क्या कारकर्दगी थी कि जिसकी वजह से आज भी वो इतने ज़्यादा मकबूल हैं और उनका बयानिया लोग फ़ौरन बाय करते हैं? देखें इमरान साहब का जो कारकर्दगी वो तो है सिफर, उन्होंने सिर्फ लोगों को वर्गलाया है। सोशल मीडिया का जो रोल है ना आज की सियासत में वो इतना बढ़ चुका है कि अगर उसमें आप नेगेटिविटी क्रिएट करें और झूठ बोलना शुरू करें तो आपका ये मेरा प्रोग्राम जो है ना, इसका जो 10 सेकंड का जो क्लिप है वो पूरे प्रोग्राम पे हावी होगा। 15-20 मिनट के जो क्लिप बना दिए जाते हैं, देखिए तनकीद करते हैं जी ये हो गया वो हो गया, ये हो गया वो हो गया, वो मार गया, ये खा गया, ये कर गया, लेकिन डिलीवर कुछ नहीं। ज़ीरो परफॉर्मेंस खान साहब की। सारा सोशल मीडिया को उन्होंने मैनेज किया। जब उनकी गवर्नमेंट जा रही थी ना, आप निकालें उनकी मुलाकातों की शेड्यूल, उनकी मुलाकातें टिकटॉकर से होती थी, यूट्यूबर से होती थी। उनको ये पता लग गया था कि ये आवाम की नफ्सियात को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। उन्होंने टोटल फोकस वहाँ पे करके अपनी, देखिए ना वो कई दफ़ा वो ऐसे ऐसे झूठ बोलते थे कि कोई प्रोजेक्ट किसी मुल्क और का पुल बना होता था तो वो कहते थे कि पेशावर में पुल बन गया, और तस्वीरें भी लग जाती थी, उनकी ऑफिशियल पेजेस पे भी लग जाती, लोग बेवकूफ़ बन जाते थे। और मुझे हैरानगी हुई कि पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ बने। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि उस दौर में जो ग्रोथ रेट है वो 6% तक पहुंच गई थी, डॉलर जो है वो सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था, तो बिजली आज की निस्बत सस्ती थी, तो ये वाली चीज़ें तो थी ना। देखिए डॉलर गिरा कितना है आपकी इंटरनेशनल मार्केट में, जो डॉलर की जो पाकिस्तान जो डॉलर ऊपर गया है सॉरी, और जो प्राइस वेरिएशन आई है डॉलर की, जो चीज़ें सारी महंगी हुई हैं डॉलर बिकॉज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और इसका जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है जो इन्होंने IMF का एग्रीमेंट, पहले इमरान खान की गलती थी IMF को डिले करना, कहना मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मैं IMF से कर्जा नहीं लूँगा। ओपनिंग बैट्समैन असद उमर आया, पहले ओवर में आउट हो गया। उसके बाद IMF साल डिले किया, इधर उधर वो जो $100 बिलियन कहाँ से आने थे बाहर से, उसके लिए इधर उधर लोग देखते रहे। पाकिस्तान 1 साल नहीं 10 साल तरक्की की दौड़ में पीछे चला गया, क्योंकि ज़ाहिर है आपका डॉलर जो साइकिल है उसकी बेस पे आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ सारी उससे जुड़ी हुई है। 1 साल का जो डिले आया ना पाकिस्तान को, पहले साल जो IMF प्रोग्राम डिले किया, वो डिले कवर आज तक नहीं हो सका। फिर उसके बाद IMF के साथ जब एग्रीमेंट हो गया, उसी एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया। जाति बारी कह के गए कि मैं अदमतवाद में जा तो रहा हूँ लेकिन मैं माइनिंग करके जा रहा हूँ। माइनिंग क्या कर रहे थे, एग्रीमेंट को वायलेट किया। पेट्रोल की प्राइसेस कम की जबकि एग्रीमेंट में आपने ज़्यादा रखी हुई थी, बाकी चीज़ों की प्राइसेस कम की एग्रीमेंट में आपने ज़्यादा की हुई थी। तो हमने तो इमरान का जो पुराना एग्रीमेंट था उसी को, इमरान के एग्रीमेंट को हमने पकड़ा, उसी को रिवाइव किया। नवाज शरीफ साहब ने खुद वजारत उज़्मा कबूल नहीं की या किसी ने करने नहीं दी उन्हें? देखिए नवाज शरीफ साहब ने खुद ही नहीं की और वो वज़ीर आज़म बनना भी नहीं चाहते थे। उनकी अब ख्वाहिश नहीं थी क्योंकि उम्र के इस हिस्से में वो चाह रहे थे कि वो पीछे बैठ के चीज़ों को मैनेज करवाएं, समझाएं, गाइड करें, मेंटोर बने, तो उनकी ख्वाहिश नहीं थी। तो ये बात गलत है कि बनने नहीं दिया गया। ये जो आपका ख्याल है इलेक्शन के बाद वाला ख्याल है या इलेक्शन से पहले भी आपका यही ख्याल था कि वो नहीं बनेंगे? जी, जो नताइज आए, नताइज एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से उन्होंने वजारत उज़्मा नहीं ली। ये भी बात मेरे अपने समझ के मुताबिक दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि इस हाउस में इस तादाद के साथ शहबाज साहब मेरे ख्याल से ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। ये जो इलेक्शन नताइज आए, इनमें आपकी PDM की 16 महीने की कारकर्दगी का किस हद तक हिस्सा था? मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी और जो नफ़रत थी वो इस हद तक बना दी गई थी अगेंस्ट दीज पार्टीज़। कारकर्दगी, तो अगर कारकर्दगी पे वोट मिलते तो इमरान को क्यों वोट मिल गया? कारकर्दगी तो है ही नहीं। इलेक्शन से चंद दिन पहले
जो खान साहब को ऊपर नीचे 3 मुकदमात में सजाएं हुई, क्या उसका भी कोई असर पड़ा इस इलेक्शन पर? पड़ा है जी। मैं पुलिस के जो रेड हुए हैं उनका असर पड़ा है। जो पुलिस के रेड्स कराए गए हैं उसके बाद जो ये सजाएं हुई इसका भी असर पड़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, जावेद लतीफ़, दानियाल अजीज़, ये जो पार्टी के नाराज़ रहनुमा हैं, क्या इनको वापस पार्टी में इनकी कोई जगह बनेगी? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि नाराज़ बंदे, सियासतदान की काबिलियत क्या है कि वो नाराज़ को राज़ी करे वापस लेके। और हमारा नवाज़ शरीफ साहब ये खुद ही अब टास्क जो है उसको वो लेंगे और नाराज़ जो लोग हैं उनको या उनके जो उनका मौक़िफ़ है वो सुनना चाहिए और यकीनी तौर पे सुनेंगे भी। लेकिन देखिए ये कुछ लोगों की ज़्यादतियाँ दूसरी तरफ से भी हैं, बयानात भी इस तरह के। नवाज़ शरीफ साहब के उनके ऊपर एहसानात भी हैं, उसकी रोशनी के अंदर फ़ैसले होने चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नाराज़ लोगों को नवाज़ शरीफ साहब की कोशिश होगी कि वो उनको साथ लेकर आएँ वापस उनको साथ। खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? खान साहब का सियासी मुस्तकबिल तारीख़ है। शाह महमूद कुरैशी का, शेख रशीद का, चौधरी परवेज़ इलाही का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखिए, जो इमरान के साथ इस बुरे हालात में खड़े रहे ना, उनका मुस्तकबिल बेहतर होगा। और क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना, ये इसमें अपनी पार्टी को छोड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। पार्टी के साथ रहना लोग पसंद करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जब वज़ारत उज़्मा दे दी एक बार, पार्टी ने इतना बड़ा अहदा दे दिया, तो उसके बाद तो उनको ज़्यादा लॉयल होना चाहिए था पार्टी के साथ। वो दूसरे फ्रीक के साथ क्यों मिल गए जी? कुछ वजूहात थी, मेरा ख्याल है शायद कोई राय तजावीज़ जो शाहिद साहब दे रहे थे वो नहीं मानी जा रही थी। शाहिद साहब को ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था कि हर दफ़ा तो पार्टी के जो कमेटीज़ हैं या पार्टी आपके फ़ैसले, आपकी तजावीज़ के ऊपर फ़ैसले नहीं करती, किसी और की तजावीज़ हावी हो जाती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? उनकी सियासत को तो मैं बड़ा नॉर्मल नज़र से देखता हूँ, लेकिन मैं जरदारी साहब की सियासत को, आसिफ जरदारी की सियासत को बहुत गौर से देखता हूँ। जरदारी साहब एक बहुत कहते हैं चलाक सियासतदान है और उनको सियासत आती है, और जरदारी साहब की सियासत को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स आती है। तो क्या इस बार पीपल्स पार्टी आपके साथ जब हुकूमत में शामिल होएगी तो मेन ड्राइविंग सीट पर तो आप लोग हैं, अगर कल को परफॉर्म नहीं कर सके हैं तो उसका सारा बर्डन तो आपको उठाना पड़ेगा? वो लोग तो अपनी सिर्फ वजारतों के मजे, जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था पीडीएम की दफ़ा, ये सवाल हम ज़रूर उठाते हैं और ये करते भी। और अब वो क्योंकि अब नेशनल गवर्नमेंट, पिछली दफ़ा भी नेशनल गवर्नमेंट थी लेकिन वज़न हम पे आ रहा था, इस दफ़ा फिर आगे से वज़न आएगा। ये तो हमारी पार्टी को ज़रूर सोचना चाहिए कि ये बैगेज जो है ये हमारे खाते में आना है, जो वज़ीर आज़म बनेगा उसी के में आएगा। तो लेट्स सी। गौस मोहम्मद वाला के सरकारी स्कूल के बच्चों को मोहसिन शाहनवाज रांझा की तरफ से रोज़ाना दोपहर का खाना दिया जाता है। मोहसिन शाहनवाज रांझा के घर के खूबसूरत लॉन में भी गुफ्तगू जारी रही। जनरल इलेक्शंस में आपने अपनी शिकस्त को बड़े खुले दिल के साथ तस्लीम किया, बल्कि अपने मुखालिफ उम्मीदवार को मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तानी सियासत में तो ये ज़र्फ बहुत कम देखने में आता है। देखें, ये हमारी रवायात का हिस्सा है, ये माजी में भी हम ये करते रहें। कोई खुशी गमी हो जाए, उनके घर में कोई खुशी का मौका हो, वो हमें बुला लेते हैं, हम चले जाते हैं। उनके घर में कोई गम हो या हमारे घर में कोई दुख हो तो वो भी आ जाते हैं, दुख में शरीक हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं। देखें, ये जो मैं समझता हूँ अखलाकियात हैं, ये सियासत से बड़ी होती हैं। और आप हमेशा MNA MPA बन के ही आपको इज़्ज़त नहीं मिलती, इज़्ज़त आपको इन चीज़ों से मिलती है, आपके एथिक्स की वजह से आपको इज़्ज़त मिलती है। और मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोगों ने तो मुझसे लड़ाई की कि आपने ट्वीट क्यों किया, दोस्तों ने, लेकिन मुझे हर जगह पे इस चीज़ पे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपने जी बड़े दिल का मुजाहरा किया, आपने मुबारक दी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने गालिबन किया, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी किया। तो ये हमारी रवायात हैं जी, हमारा कल्चर है। अपने इलेक्शन के फॉर्म 45 से तो आप भी मुतमिन नहीं हैं तो क्या आप इस इलेक्शन को शफाफ समझते हैं? देखिए, जो जीता है वो भी रो रहा है, जो हारा है वो भी रो रहा है।
मैं ये समझता हूँ कि हमारे हलके में जो आरओ था वो पीटीआई का दौरे हुकूमत में सीयू एजुकेशन रहा था। मेरे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हुई यहाँ पे मेरे हलके में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, वो सारा का सारा जो था उनका जो रुझान था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का वो तहरीक इंसाफ की तरफ था। फ़ोन सर्विस बंद हो जाने का मैं बहुत नुकसान हुआ। मेरे पोलिंग एजेंट्स बताते हैं कि जी हम इलेक्शन जो लड़ते रहे, हम इलेक्शन लड़ते रहे हैं प्रिजाइडिंग अफसरों के ख़िलाफ़, हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इलेक्शन लड़ते रहे, हम इलेक्शन अपने मुखालिफ पोलिंग एजेंट से नहीं लड़े। यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो पोलिंग एजेंट बन गए थे तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने जाके ख़ास तौर पे ख़वातीन वाली साइड पे, एक अनपढ़ हल्का है, तालीम की रेशो, तालीम की बड़ी कमी है, तो लोगों को पता नहीं होता बैलेट किस तरह लेना है, किस तरह प्रोसेस करना है, कहाँ पे अंगूठा लगाना है, फिर बैलेट डालना भी है कि नहीं डालना। उसके अंदर उन्होंने जो ख़वातीन वाली साइड पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थी उन्होंने बहुत काम किया। 52 पोलिंग स्टेशन मेरे ऐसे आए हैं जिनके बीच में ये हुआ। हमें बस वो एक जो चीज़ पे हमें हमेशा से सियासत में हमने कभी भी ये नहीं किया, ये गलती नहीं की। दूसरा, मुझे आरओ ऑफिस में बैठने नहीं दिया गया। मुझे कहा कि आप आरओ ऑफिस में नहीं बैठेंगे, यहाँ पे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं बैठने दिया जाए। हालांकि ये राइट होता है कैंडिडेट का आरओ ऑफिस में बैठना, ये राइट उसे कोई नहीं ले सकता। ये बैठने नहीं दिया गया। मैंने उस पर एतराज़ात भी किए, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी हम किसी को भी नहीं बैठने देंगे यहाँ। जब उन्होंने मुझे तसल्ली करवाई कि नहीं बैठने देंगे तो मैं वहाँ से चला गया। आधे 2 घंटे 3 घंटे बाद तहरीक इंसाफ के लोग जो थे वो आरओ ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए। ये आज तक मिथ सॉल्व नहीं हो सकी। अब ज़रा माजी का सफ़र करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? पहली जमात नर्सरी से लेके 5वीं जमात तक तो मैं सरगोदा में अपने वालिदैन के साथ ही रहा। सरगोदा में हमारा घर था सेटलर टाउन में, वहीं पे हमारी रहाइश थी। वहीं से मैं स्कूल भी जाता था। बड़े अच्छे दिन थे ज़िंदगी के वो। मॉडल स्कूल था पीएफ के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो बेस है वहाँ पे। फिर उसके बाद 5th के बाद मैं लॉरेंस कॉलेज चला गया, लॉरेंस कॉलेज मरी में। फिर वहाँ से जब 5th के बाद जो घर से निकला आज तक नहीं वापस आ सका सड़कों पे ही है। 5वीं के बाद फिर मैं एचसन कॉलेज चला गया, वहाँ से मैंने इंटर किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चला गया। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं चला गया फिर इंग्लैंड। फिर वहाँ से मैंने अपना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की मैंने एक्सटर्नल प्रोग्राम वो खैर लॉ यहाँ से एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है वहाँ से किया, और फिर बारट लॉ करने के लिए लंदन चला गया। वहाँ पे लिंकन्स इन में मैंने बारट लॉ किया। बचपन में शरारती थे या खामोश तबा? नहीं, इतना भी खामोश नहीं था। जहाँ पे हाथ पड़ता तो पूरी शरारत करता। और दोस्तों के साथ हमेशा शरारती दोस्त हुआ करते थे। शरारती थे हम, ग्रुप भी हमारा शरारती बच्चों का था और खूब शरारतें किया करते थे। हमारी कई पेशियाँ होती थी। कई जगहों पे हमें बुलाया जाता था, कई जगहों पे सख्त पेशियाँ होती थी, कई जगहों पे वो सस्पेंशन हो जाती थी, कई जगहों पे वो ज़माने में तो थोड़ा बहुत होता था, केनिंग होती थी। तो वो भी कई दफ़ा केनिंग का भी जो वो कभी कभी निशाना बन गए कि रात को बंक किसी ने की तो पूरी डॉम जो है उसको सफाई देने के लिए कहा गया। तो फिर हम ज़ाहिर है हम कहते थे कि शिकायत नहीं लानी, दोस्त को नहीं पकड़वाना। तो फिर उसमें इस तरह की जामिया केनिंग का कई इज्तिमाई केनिंग का तो ये बस हॉस्टल्स में इस तरह अच्छा वक्त गुजर गया और दोस्त भी बने। ज़िंदगी देखें जी, जो है ये बेहतर है कि आप अपने अंदर वो जो बच्चा है वो मरने ना दें। बचपन की कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसा यादगार वाकया जो आज तक भूल ना सके हो? दफ़ा हॉर्स एंड कैटल शो में मैं जब एचएन में पढ़ता था, वहाँ पे हमारा एक दोस्त था, बड़ा शरारती था। दयाल साहब होते थे, उनका बेटा था, आशिक दयाल साहब का बेटा, नवीद मेरे ख्याल उसका नाम। उसका घोड़ा बड़ा था तकरीबकार। उसने वहाँ पे वो कैटल शो के बीच में ही उसने वहाँ पर घोड़ा बेकाबू हो गया। वो हमला और घोड़ा बेकाबू होके उसकी टक्कर लगी 1-2 घोड़ों में। तो वहाँ पे मैं हॉर्स एंड कैटल शो में मैं लीड कर रहा था कैवलगेट मार्च को। तो उसी दौरान वो घोड़ा कैवलगेट मार्च को भी तोड़ता हुआ पीछे से आया और मेरे घोड़े के बीच में टकराया। तो वो मेरा एक हादसा भी हुआ, स्पोर्ट्स हो रही थी एक किस्म की, और वो भी ना भूलने वाला है। घोड़ों का मुझे काफ़ी शौक़ रहा है बचपन में।
अब तो खुद सियासत में जब से हैं खुद घोड़े बन गए। आवाम का दिल है, टांगे के आगे लगे होते हैं। जहाँ पे आवाम कहती है कि आप इधर चलो भाई तो उधर चलते हैं, कहती इधर चलो तो उधर चलते हैं। बल्कि अब तो हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है जी, बिल्कुल। अब तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, अब हॉर्स रह नहीं, अब तो डोंकी ट्रेडिंग। डोंकी राजा मूवी भी आई थी आपको। सियासत में आने का फैसला कब किया, किन हालात में किया? सियासत में आने का जी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। सियासत में कुछ इस तरह से आए कि मुशर्रफ दौर के बीच में मेरे वालिद साहब जो थे ये नवाज शरीफ साहब के साथ थे, और मैं उस वक्त LSE से बिज़नेस की जो डिग्री थी वो कर रहा था। तो वहाँ पे ये हुआ कि वालिद साहब को गिरफ़्तार किया गया। मैं पाकिस्तान वापस आया तो वालिद साहब की जो थी सारी ये सूरत हाल, उसके बीच में फिर मुकदमात जो थे उनका सामना करना पड़ा। तो मैंने देखा कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, और उस वक़्त ज़ाहिर है बचपना था, मसाइल का इस तरह से अंदाज़ा नहीं था। तो ये हुआ कि उस वक्त फिर मैंने लॉ को डिसकंटिन्यू किया और देखा कि यहाँ पे लोगों के कितने मसाइल हैं। एक आदमी को इंसाफ लेने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ती। लॉ को नहीं, सॉरी, बिज़नेस डिग्री को डिसकंटिन्यू किया। और मैंने कहा यार मैं वकील बनूंगा और लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं ना उनका अजाला करवाऊंगा, वकील बन के वकालत करूंगा। तो जब वकालत के शोबे में आया तो वकालत की डिग्री शुरू की। तो लंदन में उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब जो थे ये भी जलावतनी में थे, तो इनसे मुलाकात हुई, इनके साथ काम करने का इत्तफाक भी हुआ काफ़ी। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते करते फिर सियासत का रुझान पैदा होना शुरू हो गया। फिर वहाँ पे लंदन में भी जब तालीम मुकम्मल की तो बार के बाद प्यूपिलेज के लिए कोशिश करना शुरू हो गया कि वहाँ पे वकालत करूँ। तो उसी असना में फिर ये ख्याल आया कि नहीं, पाकिस्तान जाना है, अपने मुल्क को नहीं छोड़ना, अपने मुल्क के अंदर ही जो तरक्की करनी है, काम करना है, वहीं पे करना है। तो फिर वही वकालत का जज्बा लेके पाकिस्तान वापस लौटा, वकालत शुरू की। और बेसिकली तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और इस तरह की चीज़ें, वो फिर उसके बीच में ही फिर अचानक इलेक्शंस आए तो वालिद साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था मुशर्रफ के दौर में केसेस बना के। तो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें। तो इस तरह से मैं सियासत में आ गया। वकालत आसान है या सियासत? वकालत जो है ना वो इसके सामने बहुत आसान है। मैं ये सोचता हूँ कि वंस आई क्रॉस माई 50 तो फिर मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं सियासत अपने किसी नौजवान जो होगा फैमिली का मेंबर उसके हवाले करूँगा और ख़ुद मैं वकालत की तरफ लौट जाऊँगा। अच्छा। आप नून लीग की जितनी अच्छी तर्जमानी करते हैं उसके बावजूद आपको कोई एडवाइजरी वगैरह भी नहीं मिली? देखें जी, हमेशा से एक नुक्स रहा है, हमने कभी मांगा नहीं है कुछ। मांगते सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह ही सबसे बड़ा देने वाला है। मेहनत ज़रूर करते हैं और रिवॉर्ड अल्लाह से मांगा है। तो आगे इंशाअल्लाह ताला पार्टी में इज़्ज़त एहतराम बढ़ा है। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हमेशा ख्याल करते हैं। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िले में हमेशा से बड़ी तरजीह देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। और जब उनका दिल करेगा या वो मुनासिब जमात समझेगी कि हम इस अहल हैं तो ज़रूर हमें भी बुला लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तर्ज़ सियासत के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा तर्ज़ सियासत है, और पंजाब जहाँ पे हमेशा से मेल कल्चर का डोमिनेशन रही है, और पंजाब हमेशा चौधरियों के और उनसे पहले मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी है, उसमें इस तरीके से चीज़ों को क्रैक करके आ जाना, अपना हक ले लेना, पार्टी में पोजीशन ले लेना, फिर वज़ारत आला कुर्सी बैठ जाना। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जो इतना सफ़र करके जद्दोजहद करके, ख़ास तौर पे जो पिछले साल थे इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, पार्टी को पूरी को लेके आगे चलना, पार्टी को ज़िंदा रखना, ये बहुत मेहनत वाला और हिम्मत वाला काम है जो उन्होंने किया है। आप कहते हैं कि कोई भी किसी की सियासत ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मामले में तो ऐसे लगता है कि सब मिलकर उनकी सियासत ख़त्म करने पर तुले बैठे। देखिए, उनकी सियासत नहीं ख़त्म होगी,
उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो अफेक्ट होगी, सियासत में से नहीं वो ख़त्म होंगे। मैं ये कहता हूँ उनकी जो मकबूलियत है या वो जो लाइन ले रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब को इतना अरसा जला वतन रखा, पाबंदियों में रखा, जेल में रखा, क्या उनकी सियासत ख़त्म हो गई? जेलों में डालने से सियासत और ताकतवर होती है। मैंने कहा ना, वो आपको मिसाल देता हूँ कि मज़लूम अगर आप हो जाएं तो पाकिस्तान की अवाम आपको वैसे ही कई गलतियों की माफ़ी दे देती, कई कोताहियाँ नज़रअंदाज कर देती। तो जब जेल में आप जाएंगे सब कुछ हो, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासत, जो उन्होंने जुर्म किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, वो तो हर एक को मिलती है, लेकिन किसी सियासतदान के ऊपर सियासी केस, झूठे मुकदमे नहीं बनाने चाहिए, जो जिस तरह हम पर बनाए गए, नवाज़ शरीफ साहब पे बनाए गए, मरीम साहबा पे बनाए गए। तो क्या खान साहब पर भी कोई झूठे केस बनाए गए? अहलियत नहीं, मैं जो नवाज़ शरीफ साहब का सोच की ये बात कर रहा हूँ। और ख़ान साहब की जहाँ तक मुझे उनके, मैंने तोशा खाना का तो मुद्दई मैं खुद था, उसके अंदर वो केस भी मैंने ही फ़ाइल किया था, उसका कंप्लेनेंट भी मैं था इलेक्शन कमीशन तक, फिर आगे से क्रिमिनल कंप्लेंट बन गई तो ECP उसका मुद्दई बन गया था एज़ पर लॉ। लेकिन खान साहब के मैंने अपने हाथ से केस देखा है, मैंने सबूत देखे, वो घड़ियों का रिकॉर्ड, प्राइम मिनिस्टर हाउस से तोशा खाना से जो जो सामान रिसीव किया उसका सारा रिकॉर्ड, वो सब चीज़ें तो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। तो मुझे यकीन है कि अगर वो केस सच्चा था तो बाकी केसेस जो हैं, मैंने उनकी शहादतें नहीं देखी, तो वो भी यकीनी तौर पे सच्चे होंगे। मुखालफिन कहते हैं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालती लाडले हैं, तो ये कैसा लाडला है कि जो अभी तक जेल में अब बाहर ही नहीं आ सका? सर ये साकिब निसार साहब बता सकते हैं बेहतरीन कि ये कैसे लाडला है। जो काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं साकिब निसार के दौर में, वो अपॉइंटमेंट्स काफ़ी ऐसी हुई हैं जो उस वक्त पॉलिटिकली रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट्स भी थी। तो जो पॉलिटिकली रिकमेंडेड कई अपॉइंटमेंट्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो असरात जो हैं वो सब जो है वो उधर मौजूद है। तो अगर वो असरात उधर मौजूद हैं, वो सारा उधर उसका वजूद मौजूद है, तो फिर आप ये ख़ुद ही देख लेना, आप समझ सकते हैं कि वो जजेस, वो बेंचेस जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तजवीज़ कुनंदा के ज़रिए कनेक्टेड हैं खान साहब से, तो वो खान साहब को फिर ज़िंदा रिलीफ तो मिलेगा ना। अगर हमारी सियासी तारीख देखी जाए तो हमारे सियासतदान जेल में रहने की बजाय मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दे, तो क्या खान साहब के लिए भी कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि उनको बाहर भिजवा दिया जाए? देखिए मेरा तो ख्याल है खान साहब को अगर मौका दिया गया ना, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाना, क्योंकि जो मेरे पास जेल से खबरें आ रही हैं सारी, या लोग बता रहे हैं, वो बिल्कुल इस वक्त जो है ना चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके मामलात तय हों। लेकिन मामलात किस तरह तय हों? जो 9 मई का सान्या हुआ है, उसके बाद बाकी जुराइम उन्होंने किए हैं, उसकी तो फिर मामलात अदालत से तय होंगे। और अगर इस तरह की सूरत हाल होती है कि अदालत में से कोई रिलीफ मिलता है या कोई बात होती है, तो फिर तो वो तो अदालती मामला होगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे इल्म में ऐसी बात कोई नहीं है कि उनको कोई बाहर भेजा जा रहा हो या कोई ऐसी बात हो। फ़िलहाल तो वो जेल में ही है। पुरतकल्लुफ़ खाने से हमारी तवाज़ो की। उन्होंने कोट मोमन बाजार में सफाई के इंतजामात देखे और हल्के में जारी तरक्याती कामों का खुद वहां जाकर जायजा लिया। कभी किसी और पार्टी की तरफ से ऑफर नहीं आई कि छोड़ें नून लीग को, हमारी तरफ आ जाए? देखें जी, वो पत्थर उस घर आते हैं जहाँ पे रिश्ता हो, हमारे घर तो रिश्ता ही नहीं है तो पत्थर क्या आएंगे? अगलों को हमारा तो पता है कि ये अपनी बात के पक्का ख़ानदान है, पार्टी नहीं छोड़ता। यानी मैं सियासत छोड़ सकता हूँ, जमात नहीं छोड़ सकता। मोहसिन साहब, ये जो आपके हलके में सड़कों की हालत तो कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जिस रोड से गुजर रहे हैं जी, ये हमारे जो तहरीक इंसाफ के MPA बने हैं, ये उनका पेट्रोल पंप भी है, इस आदमी उनकी फैक्ट्री है, पीछे उनका घर है। इस गांव का नाम मटीला है, यहाँ के वो रिहायशी हैं। 4 साल वो हुकूमत में रहे, इस गांव में एक ईंट नहीं लगा सके। अब ये जो रोड है इसी गांव का, ये अभी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा बनी है, तो उनसे मैंने गुजारिश की कि ये हमारी उधर से भागटा वाला से रोड जो शुरू हो रहा है और कोट मोमन तक जा रहा है, मेहरबानी फरमा के इस रोड की खस्ता हाली देखें
मोहसिन नकवी साहब और फैसल वाडा साहब को आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब करवाया गया, जबकि आप समेत बहुत से पार्टी रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या कहेंगे? देखें, बाज़ दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मजबूरियाँ होती हैं, मसलतें होती हैं, और मेरे वालिद साहब ने और हमें तो एक ही तरबियत दी है कि माड़ा वेला आ जाता है, बंदा वही होंदा जेड़ा माड़ा वेला कढ़ लवे हंस के। तो हमारी वही बात है कि मेरे लिए ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। मैं अपने लोगों में खुश हूँ, पोर्टफोलियोज़ ना भी हूँ, तो मुझे अल्लाह ताला ने जो अपने इलाके में इज़्ज़त से नवाजा हुआ है, ये तो इज़्ज़त मैं इस पे भी खुश रहता हूँ। एसी ऑफिस कोर्ट मोमेंट का दौरा किया। अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो। शादी पसंद से की या घर वालों की पसंद को तरजीह दी? घर वाले। जिंदगी में सच्ची मोहब्बत कितनी बार हुई? मोहब्बत एक दफ़ा ही होती है। अच्छा। बाकी ड्रामा है। खाने में क्या पसंद है? पुलाव बहुत पसंद है, देसी मुर्गी, आलू गोश्त। वाह वाह। और उसके बाद साग, वाह, मकई की रोटी, आहा, और साथ में जो मीठे में मुझे सेवइयाँ। आहा। खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? करता था जब बाहर पढ़ता था। सियासत के ज़रिए सबसे ज़्यादा क्या कमाया? इज़्ज़त, दौलत या शोहरत? सियासत के ज़रिए जी सबसे ज़्यादा जो मैंने कमाई है ना जी, वो शोहरत है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, शोहरत के साथ इज़्ज़त जुड़ी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुखालिफ जमातों के सियासतदानों के साथ भी तो कोई दोस्तियाँ होंगी, कौन कौन दोस्त हैं? मेरे जी सियासी मुखालफीन में सबसे दोस्ती हैं, लड़ाई कभी किसी से नहीं हुई मेरी। तो इस तरह पीपल्स पार्टी में सब जो उनके सफ़े अव्वल में लोग बैठे उनसे दोस्तियाँ हैं। JUI में भी मौलाना साहब से भी, मौलाना साहब आपको पता है बड़े दिलचस्प आदमी, उनके बेटे असद महमूद साहब ख़ास तौर पे, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। और तहरीक इंसाफ के कौन कौन? तहरीक इंसाफ में कई मेरे दोस्त हैं, MNA अब बन गए हैं, क्लास फेलो भी हैं, कॉलेज में पढ़ते रहे, और वो भी दोस्त हैं। और बाकी जो उनकी मेन टियर है उसमें काफ़ी लोग दोस्त हैं। मेरे हमाद जो है वो भी मेरे साथ लंदन में पढ़ते रहे हम इकट्ठे। अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या होते? एक शायद फ्रीडम फाइटर होता वाह वाह। अगर सियासतदान ना होता। आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? गुर्बत है, बेरोज़गारी है। जब आईना देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? आईना भी इतनी तवज्जो से नहीं देखा, दिल में इतने ख्याल होते हैं अच्छा। कि आईने के आगे खड़े तो होते हैं, अपने आप को भी नहीं देख पाते। आपकी किस आदत से घर वाले बेजार रहते हैं? मेरे ख्याल से वो ये कहते हैं कि तुम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो, कि ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन मेरी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ लें। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मैं चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं काफ़ी रहता हूँ, ऑर्गेनाइज्ड, और चीज़ों को देखता रहता हूँ, वक्त की पाबंदी, ये वो। तो उसके बारे में फिर ये होता है कि ज़ाहिर है किसी को पूछ रहे होते हैं, किसी से कोई सवाल कर रहे होते हैं, किधर गए थे, क्या कर रहे थे, कितने बजे उठे हो, कितने बजे आए हो। तो ये चीज़ें जो ऐसे काफ़ी परेशान रहते हैं। कौन सी चीज़ है जो नशे की हद तक पसंद है? ये तो इश्क अलाई है जो नशे की हद तक पसंद होता है। वो ही इश्क एक ऐसा है जो मैं समझता हूँ एक मुस्तकिल बुनियादों पे इश्क है। बाकी तो आपको पता है इश्क धोखा दे जाता है। लेकिन यहाँ आप सियासी जवाब देंगे। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान। मोहसिन। वाह। आपका भी नाम मोहसिन है। बयान भी हो गया। भला करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। ज़रूर जी, आप अगली दफ़ा भी आएँ, बार बार आएँ, आपका अपना घर है। बहुत मोहब्बत। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर।